हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से ये सब्जेक्ट पढ़ा रखा है वह इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए और आप जो भी नंबर लाइए मैक्सिमम आउटपुट लाइए। यानी कहने का मतलब है, अगर आप इसका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पढ़ने जाएँ तो एक मोटी बुक है जो IAS अंकर है या और भी मार्केट मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर ये सीरीज पूरी देख लेते हैं या ये बुकलेट ले लेते हैं ना आप, तो आपसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, देख रहे हैं कितने सारे टॉपिक है, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें इसमें से क्वेश्चन मिसलेनियस भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग एक बार इसको पढ़कर देखिए और देखिएगा, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर चीज़। देखिए, ओजोन लेयर या बाघ रिजर्व सब कुछ मिलेगा। मैं आपको सबको धीरे धीरे कवर कराऊंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं 10% का नियम। देखिए, 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया है? ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए 10% का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे होंगे और साथ में मैंने आपको भी बताया था कि अब घटना चक्र पूर्वावलोकन भी सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपसे इससे टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो बताइए 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया है? ये लिंडेमान द्वारा दिया गया है। और हाँ, ये भी पूछ लिया जाता है कब दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? 1942 में दिया गया है, लिंडेमान द्वारा दिया गया है, यह प्रतिपादित किया गया है। देखिए, इसका आप ये समझिए। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि हमारा प्रोड्यूसर, यानी कि जो हमारा प्रोड्यूसर होता है यानी उत्पादक होता है, ये अपना जो भोजन है स्वयं बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर के बाद कौन सा आता है? आता है शाकाहारी या हर्बिवोरस। फिर हर्बिवोरस के बाद कौन आता है? कार्निवोरस। फिर आप ऐसे कार्निवोरस 1, मतलब कार्निवोरस सी को डिफाइन कर दिया, तो कार्निवोरस 1 मतलब कि ये प्रथम श्रेणी के कार्निवोरस, द्वितीय श्रेणी के कार्निवोरस, तृतीय श्रेणी की है सर्वोच्च कार्निवोरस। तो आप समझ रहे होते हैं कि जो ये प्रोड्यूसर है ये क्या है? ये केवल अपना 10% ही क्या है? 10% ही क्या है? ये अपने शरीर में क्या करता है? ये रूपांतरण करता है। क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है। केवल 10% ही ये ट्रांसफ़र करता है, ये आप समझिएगा। देखिए, आइए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए, लिंडेमान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? 1942 में। ये 10% का नियम है। अब देखिए, इसमें पहला क्या है? शाकाहारी जंतु द्वारा, किसके द्वारा? शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। कितना करता है? यानी कि जो प्रोड्यूसर से कितना लेता है? ये केवल 10% ही अपने में क्या करता है? ये संचित रखता है। देखिए, ये प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में ही क्या करता है? ये संचित करता है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या लेवल? मांसाहारी जंतु द्वारा, किसके द्वारा? मांसाहारी जंतु द्वारा शाकाहारी जंतु का ये खाते भक्षण करते हैं, तो शाकाहारी की 10% ऊर्जा इसमें संचित करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा इसमें संचित करते हैं। देखिए, मांसाहारी किसको खाएंगे? शाकाहारी खाएंगे। शाकाहारी किसको खाएंगे? उत्पादक को खाएंगे। तो इसको कितना भाग करेंगे संचित? इसमें भी 10, इसमें भी 10%। ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला। आप देखिए क्या निष्कर्ष निकला। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर उपभोक्ता द्वारा, किसके द्वारा? उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर में क्या करता है? ये रूपांतरण करता है। अपने शरीर भार में क्या करता है? ये रूपांतरण करता है। ठीक है, वही जो मैंने समझाया है वही है। अब देखिए क्या है? पारिस्थितिक पिरामिड। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए संख्या का पिरामिड
पूछ लिया जाएगा कि संख्या का पिरामिड और जैव मात्रा या जैव भार का पिरामिड, देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घास का पिरामिड, क्या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए घास पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा। क्या पूछ लिया जाएगा, घास पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा। तो याद रखिएगा जो घास का पिरामिड है ये सदैव सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा बनता है, क्योंकि आप देखते हैं ये घास ज़्यादा मात्रा में होती है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर या उत्पादक बोलते हैं। तो घास को खाने वाले इसमें थोड़ा कम रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, शाकाहारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शाकाहारी। इसमें कीट वीट आ जाएंगे, याद रखिएगा। फिर इनको खाने वाले की भी संख्या कम रहेगी तो इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मांसाहारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मांसाहारी बोलेंगे, याद रखिएगा। फिर इनको खाने वाले कौन है, सर्वोच्च मांसाहारी, जिसमें बाज एवं अन्य पक्षी आ जाएंगे। समझ में आया। आइए मैं आपको एक बार और रिपीट करवा दे रही हूँ। देखिए हमेशा याद रखिएगा जो घास का पिरामिड है, घास का यानी कि जो घास पारितंत्र में संख्या का पिरामिड है और तालाब का पिरामिड है, ये दोनों सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा बनता है। सीधा मैंने बताया है क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत मात्रा में घास पाए जाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा। तो घास को खाने वाले कीट जो रहेंगे ये जो शाकाहारी कीट हैं, घास को खाएंगे वही शाकाहारी होंगे, इनकी संख्या कम होगी। फिर कीट को खाने वाले उससे भी कम रहेंगे। कीट को कौन खाएगा, मेढक है, पक्षी हैं, ये सब खाएंगे। और मेढक और पक्षी कौन खाएगा, बाज एवं अन्य पक्षी हैं। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, इसी तरीके से हमारा किसका है, तालाब का भी पारितंत्र है। आप याद रखिएगा घास और तालाब का जो पारितंत्र है, जो संख्यक बनता है, ये हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, सीधा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, और हाँ, इसमें भी जैव मात्रा एवं जैव भार का जो पिरामिड है, इसमें जो है इसका जो है इसमें भी हमारा क्या बनता है, पिरामिड इसका भी सीधा बनता है। कैसे बनता है, इसका भी सीधा बनता है। लेकिन हाँ, ऊर्जा का जो पिरामिड है ये हमेशा सीधा बनता है। याद रखिएगा, जो ऊर्जा का पिरामिड है ये सदैव सीधा बनता है। लेकिन हाँ, जैव मात्रा जैव भार का पिरामिड जब तालाब का बनाएंगे तो इसका भी हमारा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप अभी इतना समझिए कि इसमें पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, संख्या का पिरामिड, जैव मात्रा या जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। 3 प्रकार के इसके प्रकार होते हैं। देखिए ये है क्या है ये, किसी पारितंत्र में पोषण स्तरों का आलेखी निरूपण क्या करते हैं। हाँ तो देखिए, और हाँ इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, एल्टोनियन पिरामिड। क्या है, एल्टोनियन पिरामिड। इसका सर्वप्रथम विचार कब आया है, ये चार्ल्स एल्टन का आया है। कब आया, 1927 में आया है। ठीक है, समझ गए क्या है, क्योंकि इसमें पोषण स्तरों का इसमें दिखाता आलेखी निरूपण कि कितना किसमें जाता है। अभी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये देखिए पारितंत्र में पोषण स्तरों के बीच कार्यात्मक संबंध का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। सौर विकिरण के द्वारा अपना भोजन कौन बनाता है, वो जो बनाता है उसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और वो स्वपोषी जीव होते हैं। फिर उसको कौन ग्रहण करता है, इसको किस में रखा जाता है, लेवल 1 में। किस में, लेवल 1 में। जैसे मैंने आपको बनाया है, ये बनाया है आपको, तो इसको किस में रखा जाएगा, इसको लेवल 1 में रखा जाएगा। अब इसको जो खाएंगे, जो उत्पादक को खाएंगे उनको बोलेंगे शाकाहारी जीव, उनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इनको रखा जाएगा लेवल 2 में। अब जो इनको खाएंगे इनको बोला जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी जीव, इनको रखा जाएगा लेवल 3 में। जो इनको खाएगा तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष मांसाहारी जीव, इनको रखा जाएगा लेवल 4। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब समझ में आपको आ गया होगा कि अगर हम बनाइए तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर जो खाते हैं वैसे से बनता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए संख्या पिरामिड, देखिए है क्या आप देखिए, ये प्राथमिक उत्पाद को एवं विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्याओं के मध्य संबंध का आरेखी निरूपण। क्या है, इसमें क्या है, संख्याओं का। आप देख रहे हैं हमने घास का अगर हम बनाया है, हमने बताया कि घास की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। फिर इनके ऊपर जो घास को खाने वाले कीटों की संख्या इनकी अपेक्षा कम होती है। फिर जो कीटों को खाने वाले जो मांसाहारी होते हैं इनसे भी कम होते हैं। फिर इनको खाने वाले की संख्या जो होगी इससे भी कम होगी। तो ऐसे होता रहेगा। ठीक है, ओके।
अब देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, घास पारितंत्र में संख्या पिरामिड में से क्या बनता है? सीधा बनता है, अभी हमने बताया है। वृक्ष बाहुल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड उल्टा बनता है। देखिए उल्टा कैसे बनता है आप समझिए। देखिए उल्टा ऐसे बनता है, वृक्ष एक रहते हैं, क्या रहता है? वृक्ष की संख्या एक रहती है। कैसी रहती है? वृक्ष की संख्या एक रहती है, उसमें बैठने वाले चिड़िया या उनकी संख्या इससे अधिक रहती है। ठीक है, चिड़िया को जो खाने वाले की संख्या क्या है? इससे अधिक होती है। आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप याद कर लेंगे ना तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी है। अब देखिए इसका भी अपरत पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। इसका भी हमारा कैसे बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है इसका भी। तालाब में संख्या का पिरामिड सीधा बनता है, मैंने बताया था कि तालाब का भी सीधा बनता है। आइए हम देखते हैं। देखिए ये तालाब व चारागाह पारितंत्र में संख्या का पिरामिड है, आप देख रहे हैं सीधा बन रहा है, ठीक है, सीधा बन रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये उत्पादक हो गया, ये देख रहे हैं उत्पादक घास हो गया, शाकाहारी कीट हो गया, मांसाहारी मेढक पक्षी, सर्वोच्च मांसाहारी बाज एवं पक्षी, इनको खाने वाली संख्या कम है। देखिए ऊपर जाते हैं तो हमारा संख्या कम होती है, आप समझ जाइएगा। अब देखिए क्या है? जैव मात्रा या जैव भार पिरामिड, आप देख रहे हैं इनका चारागाह एवं वन पारितंत्र में सीधा बनता है, यानी कि इनका जो घास है वन में है, वन पारितंत्र में इनका सीधा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। तालाब पारितंत्र में इनका उल्टा बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? चारागाह एवं वन पारितंत्र में जैव मात्रा पिरामिड किसका है? चारागाह में दिखाया कैसे जाता है? देखिए चारागाह में आप देख रहे हैं इनका सीधा बना है, मैंने बताया है कि इनका सीधा कैसे बनता है। आप देखिए ऐसे बनता है चारागाह में। ये उत्पादक है, घास एवं झाड़ियाँ हुआ। फिर हमारा आप देख रहे हैं जो उत्पादक है इनकी संख्या, इनका जो भार है, बहुत सारे झाड़ियाँ हो जाएंगी, घास होंगी, तो इनका जो वेट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। फिर इनके ऊपर बैठने वाली जो शाकाहारी रहेंगी, गिलहरी, खरगोश, कीट, इनकी भी संख्या कम हो, इनकी भी जो भार है हमारा कम हो जाएगा। फिर इनका आप देख रहे हैं हमारा ये जो मांसाहारी है, फिर इस पे आएंगे किसमें? सांप, मेढक, पक्षी, ये भी थोड़ा संख्या इनके जो वेट रहेगा इनका भी कम रहेगा, तो ये भी हमारा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। अब ध्यान रखिएगा। अब देखिए वन पारितंत्र में संख्या का पिरामिड देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं उत्पादक ये हो गया, मैंने बताया था कि वन उल्टा बनता है, उत्पादक ये हो गया, ये आप देख रहे हैं ये उत्पादक की पेड़ पौधे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वोच्च मांसाहारी हो गया। अब देखिए इसमें परजीव तथा एक वृक्ष संख्या का पिरामिड, ये सदैव उल्टा रहता है। क्या है? परजीवी तथा एक वृक्ष संख्या का पिरामिड, ये भी उल्टा रहता है। हमने बताया था क्योंकि वृक्ष का भी उल्टा रहता है और परजीवी का भी उल्टा रहता है। इसका रहता है वृक्ष और परजीवी को उल्टा रहता है। अब देख रहे हैं उत्पादक इसमें क्या है? पेड़ हमारे क्या है? वृक्ष का पेड़ एक होता है, उसमें बहुत सारी पक्षियाँ बैठती हैं, पक्षियों की संख्या ज़्यादा हो गई हैं। फिर आप देख रहे हैं पक्षी के जो उसमें जू, टिड्डे, बहुत सारे कुछ रहते हैं, उसकी भी संख्या ज़्यादा होती है। फिर जो उच्च पर्वतछी होते हैं उसकी मक्खी, फिर देख रहे हैं उसमें जो उसमें कितने सारे रहते हैं, तो ये हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, देखिए आप ये याद रखिए संख्या का पिरामिड में आपको बस इतना याद रखना है, जो घास, बस इतना आप जितना मैंने आपको बताया ना, अब आपको मैं कंक्लूजन बता दे रही हूँ। जो घास है किसका है? घास है और तालाब है, किसका है? घास है और तालाब का जो पिरामिड है, संख्या का पिरामिड बता रही हूँ, ये सीधा बनता है। क्या बनता है? ये सीधा बनता है। लेकिन हाँ, जो परजीवी है, क्या है याद रखना है? परजीवी और वृक्ष का, ये हमारे साथ क्या बनता है? ये उल्टा बनता है, सदैव उल्टा बनता है भी। आप बस आपको यही दोनों पॉइंट याद रखना है बस, ठीक है। ये संख्या का पिरामिड था। अब देखिए तालाब पारितंत्र में जैव मात्रा का पिरामिड हमने बताया तो उल्टा बनता है। कैसे है आप देख रहे हैं? देखिए उल्टा कैसे बनेगा, ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारा है क्या है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, ये जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ के जो भार में वृद्धि हो रही है, भार हमारा जो वेट है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं उत्पादक हैं, छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, इनका जो वेट होता है बहुत कम होता है, तो यहाँ उत्पादक हो गया। फिर उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे छोटी मछलियाँ आएंगी। अब आपको पता होना चाहिए, पता है ही है आपको कि छोटी मछलियाँ जो हैं इनका जो वेट है क्या है? इनका जो वेट है क्या है?
कम है, किसकी तुलना में, बड़ी मछलियों की तुलना में इनका वेट जो है वो कम है। आप भी ध्यान में रखिएगा। तो कैसे बना, अब इनका वेट ज़्यादा है तो इसका क्या बना है, उल्टा पिरामिड आप देख रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो वहाँ पे आप टिक कर लग जाएंगे। ठीक है, हो गया। अब आप देखिए क्या है ये ऊर्जा का पिरामिड। मैंने बताया है कि इसका सदैव जो पिरामिड बनता है सदैव सीधा बनता है। क्या दर्शाता है, देखिए पारितंत्र में ऊर्जा संरचना को दर्शाता है। क्या प्रदर्शित करता है, क्या करता है ये, प्रत्येक पोषण स्तर पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का, कौन सी ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या करता है, प्रत्येक पोषण स्तर पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का, इसमें जो हमारी सनलाइट होती है उसका रासायनिक ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में इसको चेंज करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अन्य क्या है, पिरामिड के आधार पर सर्वाधिक ऊर्जा एवं शीर्ष पर सबसे कम ऊर्जा होती है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जी आपको पता है कि यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, ऊर्जा जो एनर्जी होगी ऊर्जा मोर होगी और शीर्ष पे हमारा कम होगा। यही चीज़ है, बस आपको कुछ भी नहीं, बस आपको मैंने बताया कि थोड़ा याद रखिए जो मैंने आपको बताया है। सीधा ऐसे बनता है, ये उल्टा ऐसे बनता है, बस समझ जाइएगा। ठीक है, बस ओके। अब आइए ऊर्जा का आदर्श पिरामिड क्या है, आप देख रहे हैं ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऊर्जा क्या हो जाएगी, मोर होगी। यहाँ पे ऊर्जा क्या हो जाएगी, लेस होगी। ये देखिए यहाँ पे 1 कैलोरी है, यहाँ पे 1000 कैलोरी है। ठीक है, यहाँ से ऊर्जा इंक्रीज हो रही है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो हरे पौधे उत्पादक होते हैं इनकी जो कैलोरी होती है 1000 कैलोरी होती है। जो शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता होती है इनकी 100 कैलोरी। मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता 10 कैलोरी। सर्वोच्च मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता 1 कैलोरी होती है। ठीक है, वही मैंने आपको बताया, वही इसमें आपको सही से दिखा दिया है। ठीक है, अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए पहला हमारा क्या है, ऊर्जा पिरामिड 4 तत्वों पर आधारित है। कौन कौन से तत्व, आइए देखते हैं। व्यष्टियों द्वारा अंतर्गृहित ऊर्जा का वास्तविक मात्रा। सेकंड देखिए, व्यष्टियों द्वारा उपपचय में ऊर्जा का क्षय। थर्ड देखिए, अपशिष्ट उत्पादों में शेष ऊर्जा की मात्रा क्या है। फिर व्यष्टियों के ऊतकों में संरक्षित ऊर्जा की मात्रा क्या है। ये सब आधारित होते हैं ऊर्जा के पिरामिड में। ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे क्या है, ये देखिए जैव मात्रा या जैव भार पिरामिड, इनकी डिफिनीशन क्या है। कभी कभी क्या होता है ना, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि इनका ये आपको दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये जैव भार की डिफिनीशन है, ये जैव मात्रा, जैव भार या जैव मात्रा या जैव ये संख्या। ठीक है, देखिए क्या इनकी परिभाषा है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार का रेखा चित्रीय निरूपण क्या है। जैव भार का क्या है, जैसे वेट बढ़ेगा उसी तरीके से इसका निरूपण होगा। बस आप इतना ध्यान में रखिएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी पारितंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के जैव भार का आरेखी निरूपण। वही चीज़ है कि उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के जैव भार कैसे कैसे इनका वेट है। जैव भार की मापन की इकाई एक बार पूछा गया क्या है, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। किसी पारितंत्र में ऊर्जा को मापा जाता है, कैसे मापा जाता है पूछा गया। कई बार इससे क्वेश्चन बना है कि ऊर्जा को मापा जाता है किससे, किलो कैलोरी, एकांक क्षेत्र, एकांक समय। ठीक है, ये किलो कैलोरी आप ऐसे याद रखिए, किलो कैलोरी, यूनिट एरिया क्या है, यूनिट एरिया। ठीक है, और यूनिट टाइम। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पारिस्थितिक दक्षता, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। देखिए ये भी क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, लिंडेमान की दक्षता। क्या है, लिंडेमान की दक्षता। इसको सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया है, लिंडेमान द्वारा इन्होंने परिभाषित किया है 1942 में। इनमें दक्षता का मापन किया गया है, यही लिंडेमान का 10% का नियम। ये क्या है, आइए देखते हैं। देखिए निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात। क्या है कि कितना हमें ऊर्जा प्राप्त किया गया है, मतलब ट्रांसफर किया गया है निम्न से उच्च पे। आप ऐसे समझ सकते हैं, निम्नतम पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का ये अनुपात है। अब देखिए जैव भार का पिरामिड, जो कि मैंने आपको बताया, एक बार और आइए रिपीट इसमें हो जाएगा। देखिए स्थलीय पारितंत्र में इसमें सीधा बनता है, मैंने आपको बताया था। इसमें जो घास है, घास का
घास का है और वन का है। ये स्थल में होते तो इनका सीधा बनेगा। लेकिन जो भी हमने बताया था कि जलीय पारितंत्र में जैसे तालाब हो गया, इसका उल्टा बनता, मैंने बताया था उल्टा क्यों बनता है, आपको मैंने बताया उल्टा क्यों बनता है पता होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं इनका जो वेट होता है कम होता है, फिर छोटी मछली स्मॉल फिशेस हो गई, फिर लार्ज फिशेस हो गई, ठीक है, ओके। जैव मात्रा पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों के सकल भार टोटल वेट को मापा जाता है। किनको मापा जाता है? टोटल वेट को मापा जाता है। अब देखिए क्या है जीव, क्या है ये जीव मात्रा या जीव भार पिरामिड। अब देखिए अपघटनकारी कार्बनिक पदार्थ के अंश अपर या डेट्राइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेट्राइटस या अपरत कहलाते हैं। मनुष्य ओमनीवोरस है या सर्वभक्षी होने के कारण एक से अधिक पोषण स्तर के सदस्य होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो आप याद रखिएगा, एक से अधिक पोषण स्तर के ये सदस्य होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों की गति की दो प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक है जैव संचयन बायो एक्युमुलेशन, एक है जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन। इसमें क्या है आप देख रहे हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का संचय। अब देखिए इसमें क्या है, क्या मैंने अभी बताया आपको, खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का इसमें संचयन है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए जैव संचयन है, क्या है? जैव संचयन है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर देखकर आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।